नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं आरडब्ल्यूए प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजकुमार रत्नेश जी। देश में एक बड़ी तीखी बहस चल रही है, बटोगे तो कटोगे। उसी के बारे में आज हम जानना चाहेंगे कि क्या है बटोगे और कटोगे का नारा। अग्रवाल साहब, देश में एक तीखी बहस चल रही है, बटोगे तो कटोगे, क्या इसका उद्देश्य है? एक्चुअल में पांडे जी, सर्वप्रथम मैं देश की जनता को और खासकर उन मराठियों को, उन महाराष्ट्र के लोगों को अपने दिल से हार्दिक हाथ जोड़कर उनसे उनकी सेवा का, उनका वोटिंग राइट का उनको नमन करता हूं कि आपने देश में एक सनातनी सरकार चुनी है। यानी कि मैं कह सकता हूं बड़े शान के साथ, गर्व के साथ, मोदी जी का और योगी जी का एक नारा था, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे को मैंने जो है साक्षात होते हुए अगर देखा है तो वो महाराष्ट्र में देखा है। 288 सीट थी महाराष्ट्र में, 179, एक कम 90, यानी कि 199 सीट भी पूरा इंडी गठबंधन नहीं ले पाया। इंडी गठबंधन तो पहले से ही टूटा पड़ा था, उसमें कोई ताकत थी नहीं। 189 सीट्स लेकर के बीजेपी महाराष्ट्र में कितनी भारी बहुमत से आई है, और ये जो चीज है वो इसी यही है, बटोगे तो कटोगे की बात उस वीर शिवाजी की भूमि के लोगों को समझ में आ गई है। जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट थे वीर शिवाजी, उस भूमि पर यह समझ में आ चुकी है कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए वहां 189 सीट्स के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। यूपी में अखिलेश यादव जी कहते थे कि बीजेपी का सुपड़ा अब धीरे धीरे यूपी से साफ होने वाला है। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें आपको क्या दिखा कि सुपड़ा साफ हो रहा है या बीजेपी मूव कर रही है? हाँ, ये अखिलेश यादव की बात थी, जो लाल टोपी लगा करके चलते हैं, जो खतरे का निशान है इस देश के लिए। लाल, कहीं भी रेड लाइट होती है तो रुकना होता है, और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये खतरे का निशान है, इससे आगे नहीं जाना है। खतरे के निशान को ही पहन करके अखिलेश यादव ने यह कहा था, यूपी से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। वो अखिलेश यादव ये भूल चुके थे, ये उपचुनाव हैं, ये विधानसभा के आम चुनाव नहीं है। अब मैं बात करता हूं, इस उपचुनाव में भी उत्तर प्रदेश में 9 सीट पर चुनाव हुआ था, और 9 सीट में से 7 सीट भाजपा जीत करके आई है। यानी कि अब और दुख की बात उनके लिए, उनकी दुखती रग पर मैं हाथ रखूंगा। 5 विधानसभा में अखिलेश यादव की सीटें थीं, जिनमें से वो 3 सीट भी अपनी और नहीं बचा पाई। यानी सिर्फ जीतना तो दूर है, वो अपनी 2 सीट बचाने में कामयाब हुए, 3 सीट को उन्होंने गंवा दिया। 9 सीट पर चुनाव था, 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके उत्तर प्रदेश में आई है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा उस लाल टोपी वाले के ऊपर पड़ा है, वो लाल टोपी वाला जो निशान है पार्टी का, उसके ऊपर पड़ा है कि ऐसी गंदी हरकतें करना बंद कर दें। तो बटोगे और कटोगे की राजनीति जो है वो कहां तक सफल हो रही है? योगी जी ने अभी कहा कि बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद बम्पर जीत महाराष्ट्र में मिली, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया आपका सवाल है, ये सच्चाई है। इस बात को कहने में, बटोगे तो कटोगे, मैं कह सकता हूं पूरे 10 साल लग गए। यह बात 10 साल पहले कहनी चाहिए थी। तो कुछ हमें ज्यादा इसका लाभ मिलता। और मैं ये बता देता हूं कि लोग जो हमारे प्रेमी सनातनी हैं, जो सनातनी लोगों ने हमारे माननीय मोदी जी को चुन करके जो भेजा था पहली बार लोकसभा में, यह नारा तब लगना चाहिए था, उससे पहले लगना चाहिए था जय। लेकिन कोई बात नहीं है, कहते ना, देर आयद दुरुस्त आयद। आज भी अगर ये बात हमारे देश के सभी सनातनियों को समझ में आ जाती है, उन हिंदुओं को समझ में आ जाती है कि बटोगे तो कटोगे, तो शायद हम लोग बचे रहेंगे। नहीं तो ये कुछ अल्पसंख्यक लोग
जो कहते हैं सर तन से जुदा कहने वाले, वो आकर के धीरे 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 हम सबको काट डालेंगे। मैं इसके दो छोटे छोटे उदाहरण और दूंगा। जम्मू कश्मीर में हम बटे तो हम कटे। जम्मू कश्मीर कश्यप ऋषि की नगरी, वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, हिंदुओं से वो क्षेत्र मुक्त हो गया। उस पर भी मत जाइए, ये तो 1990-91 की बात है, लेकिन मैं सिर्फ 2024 की बात करूंगा आपके संग में, इस करंट ईयर की, इसी चालू वित्त वर्ष की बात करूंगा। अभी बांग्लादेश में आपको पता हिंदू कैसे काटे गए? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, देश को बताना चाहूंगा कि वहां पर किसी की कोई हिंदुओं की जात नहीं पूछी गई। वहां सिर्फ पूछा गया हिंदू है काट दो, हिंदू है काट दो, हिंदू है दफन कर दो। उसकी बहन और बेटियों को उन्होंने रख लिया, हिंदुओं को काट दिया। और ये शुक्र है कि हिंदू जो वहां थे वो यहाँ इस देश में आ गए, भारत में, हिंदुस्तान में आ गए। अगर ये देश मुस्लिम देश होता तो वो हिंदू कहाँ जाते? मुझे तो ये सोच करके मेरी रूह कांप जाती है कि अभी भी हम भारत में बैठे हुए हैं, उस भारत में जहां पर क्रिश्चियन भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे मुगलों ने हिंदुस्तानियों पर अत्याचार किया था, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, उसी प्रकार से अब जो अल्पसंख्यक है वो अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे वो किसी की भी हो, वो सबके लिए होती है, ना कि किसी एक वर्ग के लिए, ना वो सनातनी के लिए है, ना किसी अल्पसंख्यक के लिए है, वो सभी की है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पांडे जी आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, आप गुस्सा मत कीजिए इस बात को लेकर के। अभी आपने कहा अंग्रेज, अंग्रेजों ने हमें काटा नहीं था, अंग्रेजों ने बांटा था। अंग्रेजों ने बांटा था और हमें लूटा था। लेकिन मुगलों ने हमें काटा है। जहां पर मुगल हमसे भारत में प्रवेश किया, उन्होंने अपने संग वो महिलाएं नहीं लाए थे। अब ध्यान दीजिए इस मेरी बात का, वो अकेले आए थे और हमारी बहन बेटियों को उन्होंने अपनी पत्नी बनाया, रखेल बनाया, जो उनसे हो सकता वो उन्होंने किया। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, अंग्रेजों के साथ में उनकी पत्नियां आई थी। उन्होंने सिर्फ हमारे देश को लूटा है और राज किया है हमारे ऊपर। लेकिन मुगलों ने तो राज किया भी है और हमारे को काटा भी है, लूटा भी है, हमारे को जान से मार दिया गया है, धर्म परिवर्तन कराया गया। अंग्रेजों ने हमसे कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया। तो मैं इस बात को कहूंगा कि नहीं, उन अंग्रेजों में और मुगलों में बहुत अंतर था। वो सिर्फ लुटेरे थे। ये इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं। इन्होंने तो हमें मारा, काटा, लूटा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, देश को सोना लेकर के चले गए। मैंने आपको बताया कि वो विदेश से आए थे, अपने घर की महिलाओं को नहीं लाए थे। अभी तक होता था कि मुस्लिम वर्ग के लिए दूसरा कानून होता था और बाकियों के लिए दूसरा होता था। तो क्या ऐसा लगता है कि जो सनातन धर्म की आप बात कर रहे हैं या बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये कानून सबके लिए एक होगा? कानून एक होना चाहिए। मैं तो उस देश के प्रधानमंत्री से ये निवेदन करूंगा इस बात के लिए, इस बात को लेकर के, कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्दी इस देश में एक कानून लाइए। नहीं तो ये कुछ अल्पसंख्यक है ना, उस शरिया कानून आपके ऊपर थोप देंगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आपके ऊपर भी थोपेंगे। और मेरे जैसे, मेरे घर की बहन बेटियों जैसियों की इज्जत इसी तरह से लूटी जाएगी। जब शरिया कानून आएगा तो हमें बचाने वाला माई का कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, पूरी देश की जनता से, जनता की तरफ से निवेदन करता हूं, माननीय मोदी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। एक कानून, एक संविधान, एक नियम सभी को चाहिए, क्योंकि हमें सरिया नहीं चाहिए। नहीं तो ये सरिया एक नाम जरूर सरिया है, हमारे पिछवाड़े में डाल करके सरिया को हमें खत्म कर दिया जाए। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं 2025 में। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बटोगे और कटोगे की राजनीति कितनी सफल होगी? देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली की जनता की सोच में एक परिवर्तन इस समय आया है। मैं उनमें से हूं। मैंने स्वयं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति होने के साथ साथ, स्वयंसेवक होने के साथ साथ, उस धूर्त केजरीवाल को वोट दिया था अपना, और यह सोच करके दिया था कि एक परिवर्तन लेकर के कोई आदमी आ रहा है। लेकिन वो हम सब की इतनी बड़ी भूल थी। आज पूरी देश की राजधानी में मेरे जैसे कराह रहे हैं, रो रहे हैं कि हमने ये क्या कर दिया। अब जनता समझ गई है, जागरूक हो गई है। अब इस आदमी को, धूर्त व्यक्ति को कोई वोट देने वाला नहीं है।
और अभी हाल ही में आपने देखा था रुझान या कहूं या क्या क्या सर्वे, जिसमें 46 सीट भाजपा को दिखाई थी, यानी कि सिर्फ 36 चाहिए जीतने के लिए, वहां पे तो 46 दिखाई थी। लेकिन मैं कह सकता हूं अब 46 नहीं 66 सीट हमारे पास में बीजेपी की आने वाली हैं इस बार। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बटोगे तो कटोगे की राजनीति सफल हुई और महाराष्ट्र में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और इसी प्रकार दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। HMTV लाइव के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली। एक निवेदन और करना चाहूंगा, मेरे देश के सभी सनातनियों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कटेंगे तो कटेंगे, ये निश्चित है, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, भले ही आपने वोट ना दिया हो, लेकिन इस बात को समझ लीजिए, वो प्रधानमंत्री आपका भी है, मेरा भी। हमें प्रधानमंत्री को सम्मान देना चाहिए।